हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन मीडिएटर पार्ट 2, जिसमें बेसिकली आज हम प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 शूट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेमेशन मीडिएटर क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने सेल डिराइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर को डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस पर कंटिन्यू कीजिएगा। मैं 2 मिनट के रिकैप में आपको पुराना जो मैंने पढ़ा है पार्ट 1 में उसको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कराना चाहता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेमेशन मीडिएटर क्या होते हैं। तो सपोज करिए ये आपका कोई टिश्यू है और इस टिश्यू में क्या होता है, किसी पैथोजन की एंट्री होती है। पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, या फिर इस टिश्यू में क्या होती है, कोई इंजरी होती है। क्या होती है? कोई इंजरी होती है। तो इस पैथोजन और इस इंजरी की वजह से ये जो टिश्यू जो होता है ये इन्फ्लेमेशन शो करता है। क्या शो करता है? इन्फ्लेमेशन शो करता है। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेमेशन होता है प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स। क्या होता है? प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स अगेंस्ट दिस पैथोजन एंड अगेंस्ट दिस इंजरी। और इस प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स को कौन शो करता है? ये टिश्यू शो करता है। तो इन्फ्लेमेशन को कोई इनिशिएट तो करता होगा, कोई स्टार्ट करता होगा और कोई इसको रेगुलेट भी करता होगा। तो वो सबस्टेंस इस टिश्यू के अंदर, वो सबस्टेंस जो इस इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करेंगे और रेगुलेट करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेमेशन मीडिएटर बोलेंगे। इन्फ्लेमेशन मीडिएटर को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। एक था सेल ड्राइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर, दूसरा था प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर। ओके, सेल ड्राइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर वो मीडिएटर्स थे जिनको सेल्स सीक्रेट करती हैं, जो हमें एज अ सेल्यूलर सीक्रेशन मिलते हैं। ये 2 तरीके के होते थे, प्रीफॉर्म्ड और न्यूली सिंथेसाइज्ड। प्रीफॉर्म्ड यानी कि जो पहले से सेल में बनके एज अ रेडीमेड रखे हुए हैं, जस्ट जब रिक्वायरमेंट होगी तुरंत रिलीज कर दी जाएंगे। यानी जिनका फॉर्मेशन पहले हो चुका है, वो सेल के अंदर एज अ इंट्रासेलुलर ग्रेन्यूल्स क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन न्यूली सिंथेसाइज्ड वो होते हैं जो पहले से नहीं बने रखे होते। जब इन्फ्लेमेशन होगा तो इनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो एक स्टिमुलस आएगी, उस स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में ये बनेंगे और तब ये सीक्रेट होंगे। जो प्रीफॉर्म्ड थे वो 3 टाइप्स के थे, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और लाइसोसोमल एंजाइम्स। जो न्यूली सिंथेसाइज्ड थे उसमें हमने 5 पढ़े थे, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, कीमोकाइन, साइटोकाइन और आर्किडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। इन सब के बारे में डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स। प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर वो होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, बट इन्हें बनाता कौन है? लिवर बनाता है। जितने भी प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर हैं उनको हमने 3 सिस्टम में या 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। 1 इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, 2nd इज कोगुलेशन और क्लोटिंग एंड 3rd इज काइनिन पाथवे। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर। तो प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मीडिएटर्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, बट बनाता कौन है? लिवर बनाता है। हमने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, क्लॉटिंग सिस्टम और काइनिन पाथवे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्लॉटिंग सिस्टम के बारे में। क्लॉटिंग सिस्टम क्या है? ये कलेक्शन है प्रोटीन्स का। किसका? ये कलेक्शन है प्रोटीन्स का और रिसेप्टर्स का। ठीक है, और इन प्रोटीन और रिसेप्टर का फंक्शन क्या है? ये हमें इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं। इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं और रेगुलेट करते हैं। यहाँ जो प्रोटीन है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो ये प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर होते हैं, ये 20 टाइप्स के होते हैं, या फिर आप ये कहिए कि इसमें 20 टाइप्स की प्रोटीन होती हैं, जिनके नाम होते हैं बी, C1 to C9 एंड डी। अब ये C1 to C9 जो हैं, इनके भी 2 फ्रेगमेंट होते हैं, C1 और जैसे C1 है तो इसके 2 होंगे, C1 एंड C2, सॉरी C1A एंड C1B। जैसे C2 है तो उसका होगा C2A, C2B। तो इस तरीके से अप्रॉक्स 20 टाइप की क्या होती हैं? हमारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं। अब देखो, ये जो 20 टाइप की कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं, इसमें से जो कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होती हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं और किस में प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा में। यानी इन 20 प्रोटीन में से कुछ प्रोटीन इनएक्टिवेट फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, इनको एक्टिवेट किया जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करती हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की तरह वर्क करती हैं, यानी प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स की तरह वर्क करती हैं। तो जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की तरह वर्क करती हैं, और जब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की तरह वर्क करती हैं तो ये क्या करती हैं? जो अदर, इसमें से जो बाकी जो अदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थी उनका ब्रेक डाउन करती हैं, उनका फ्रेगमेंटेशन करती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई सी प्रोटीन होगी, यानी सी टाइप नाम की कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होगी, तो उसको फ्रेगमेंट कर देंगी किसमें? CA एंड C1B में। यानी अगर मान लीजिए C1 है तो उसको फ्रेगमेंट कर देंगे किसमें? C1A में और C1B में।
सिमिलरली क्या होता है कि एक आपकी C3 नाम की प्रोटीन होती है, C3 नाम की कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है, जिसको C3 कन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में तोड़ दिया जाता है, C3A और C3B में। तो एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन थी C3, जिसको C3 कन्वर्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में किस में तोड़ दिया गया, C3A और C3B में। ये जो C3 कन्वर्टेज एंजाइम था, इसको हमने 3 पाथवेज की हेल्प से बनाया था। तो 3 पाथवे की हेल्प से C3 कन्वर्टेज बनता है। एक पाथवे का नाम है क्लासिकल पाथवे, दूसरे पाथवे का नाम है MBL पाथवे, MBL पाथवे का ही दूसरा नाम है मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे, ठीक है। थर्ड पाथवे जो था वो था अल्टरनेट पाथवे। जो आपका क्लासिकल पाथवे था, इसको एक्टिवेट किया जाता है इम्यून कॉम्प्लेक्स के द्वारा, आई मीन IgM और IgG एंटीबॉडी के द्वारा। जो आपका MBL पाथवे है उसको एक्टिवेट किया जाता है IgA एंटीबॉडी के द्वारा, और जो आपका अल्टरनेट पाथवे जो है उसको एक्टिवेट किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा। ये तीनों पाथवे क्या बनाते हैं, C3 कन्वर्टेज बनाते हैं। C3 कन्वर्टेज क्या करता है, C3 को C3A और C3B में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये C3A और C3B का क्या फंक्शन है, तो जो C3A होता है वो क्या करता है कि जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है या जहां पे मान लीजिए इंजरी होती है, उस साइड पे क्या करता है, WBC का रिक्वायरमेंट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए इस साइड पे क्या हुई है, इंजरी हुई है, तो इस साइड पे ये C3A क्या करेगा कि WBCs को बुलाएगा, उनका रिक्वायरमेंट करेगा, ठीक है। या यहाँ पे पैथोजन है तो क्या करेगा, जहां पैथोजन होता है वहां पे WBC का क्या करता है, रिक्वायरमेंट करता है, और WBC की हेल्प से इस पैथोजन को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो फंक्शन था C3A का कि वो क्या करेगा, WBC का रिक्वायरमेंट करेगा, उनको एक्टिवेट करेगा, और उनको एक्टिवेट करके जो भी पैथोजन है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बात करें C3B की, तो जो C3B होता है वो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। C3B क्या करता है, एक साइड से तो माइक्रोब्स को अटैच कर लेता है। किसको अटैच कर लेता है, माइक्रोब को अटैच कर लेता है। तो C3B अपने एक साइड से माइक्रोब को अटैच कर लेता है। फिर ये C3B क्या करता है, जो आपकी WBC होती है, WBC पे जो C3B रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, C3B रिसेप्टर होते हैं, उनसे जाके बाइंड हो जाता है। तो इस C3B ने क्या किया, अपने वन साइड से तो माइक्रोब को अटैच कर लिया, यानी उस पैथोजन को अटैच कर लिया, और दूसरी साइड से क्या कर दिया, इसने खुद को अटैच कर लिया, किसके साथ, WBC के C3BR रिसेप्टर के साथ। तो जब ये जुड़ जाता है इसके साथ, तो ये जो WBC होती है, ये इस माइक्रोब को या पैथोजन को क्या कर देती है, फेगोसाइट कर लेती है। क्या कर लेती है, फेगोसाइट कर लेती है। तो ये तो C3B का फंक्शन हुआ। C3B का एक और फंक्शन होता है, C3B अदर प्रोटीन्स के साथ मिलके, अदर कंप्लीमेंट प्रोटीन के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करता है, लाइसोसोम्स को, मेम्ब्रेन्स को ब्रेक डाउन कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इन्हीं सारी चीजों को आप एक रॉबिन्स के डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये रॉबिन्स का डायग्राम है, जिसमें बताया कि जो आपकी C3 प्रोटीन है, ठीक है, ये टूट गई है किसमें, C3A में और C3B में। C3A क्या कर रहा है कि रिक्रूटमेंट कर रहा है किसका, WBCs का, यानी रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन कर रहा है WBC का, और ये जो WBC क्या कर रही है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। वहीं C3B के बारे में बताया गया है कि C3B देखो, ये है C3B, है ना, ये क्या कर रहा है, एक साइड से तो माइक्रोब को अटैच कर रहा है, दूसरी साइड से किसके साथ अटैच हो रहा है, WBC के साथ अटैच हो रहा है। तो ये WBC क्या करेगी, फिर इस माइक्रोब्स को क्या कर लेगी, फेगोसाइट कर लेगी, ठीक है। तीसरा क्या फंक्शन होता है, दूसरा क्या फंक्शन होता है, C3B क्या करता है, कुछ अदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करता है, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, लाइसेंस कर देता है माइक्रोब्स का। तो ये तो हमने बात की कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। किसकी बारी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। 3 सिस्टम थे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सेकंड था क्लॉटिंग सिस्टम या फिर क्लॉटिंग पाथवे, और थर्ड क्या था हमारा, काइनिन पाथवे। तो हम बात करेंगे क्लॉटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। क्लॉटिंग सिस्टम क्या है या कोगुलेशन क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये आपको कोई टिश्यू है, और टिश्यू में इस जगह पे इंजरी होती है, क्या होती है, इंजरी होती है, और आपकी कोई ब्लड वेसल रप्चर कर जाती है। क्या कर जाती है, रप्चर कर जाती है। तो यहां से क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है। अब इस ब्लड के लॉस को बचाने के लिए, इस जगह पे क्या होता है, एक मेसवर्क बनता है। ये मेसवर्क किसके बनता है, फाइब्रिन प्रोटीन का। किसका, फाइब्रिन प्रोटीन का। और इस मेसवर्क को बनाने में 13 फैक्टर यूज होते हैं, जिनको क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, जो 1 to 13 होते हैं, ठीक है। तो और ये जो मेसवर्क बनता है, इसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, कहीं इंजरी हुई थी, वहां की ब्लड वेसल रप्चर हुई थी, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा था। ब्लड लॉस बचाने के लिए उस इंजरी वाली जगह पे क्या बना दिया, एक इस तरीके से मेसवर्क बना दिया। ये मेसवर्क किसका है, फाइब्रिन प्रोटीन का है, और इस मेसवर्क को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। और इस ब्लड क्लॉट के बनने के पाथवे को या प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लॉटिंग सिस्टम या फिर कोएगुलेशन। इस ब्लड क्लॉट को बनने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इस पूरे मैकेनिज्म को अगर आपको डिटेल में समझना है, तो मैंने ब्लड फिजियोलॉजी वाली यूनिट में ब्लड क्लॉटिंग के लेक्चर्स डाल रखे हैं, वहां आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं।
तो ये था क्लॉटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें 13 फैक्टर यूज हुए थे। थर्ड हम बात करते हैं काइनिन पाथवे की, ठीक है। जो थर्ड है हमारा वो क्या है, काइनिन पाथवे। अब काइनिन पाथवे में क्या होता है कि आपका जो क्लॉटिंग सिस्टम है ना, इस क्लॉटिंग सिस्टम का जो फैक्टर नंबर 12 होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के एक मॉलिक्यूल को जिसका नाम है प्री कैलिक्रिन, इसको कन्वर्ट कर देता है कैलिक्रिन में। और ये कैलिक्रिन जो होता है फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्रेडिकाइनिन में और किनियोजिन में, ठीक है। जो ब्रेडिकाइनिन होता है वो क्या होता है, वैसोडाइलेशन करता है। क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है। और क्या करता है, पेन कॉज करता है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा कि जो पेन था वो हमारी बॉडी में दो रीजंस की वजह से होता है, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, PGE2 की वजह से, और दूसरा होता है ब्रेडिकाइनिन की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो आपका प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेशन मीडिएटर थे, जो 3 टाइप्स के थे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सेकंड क्लॉटिंग सिस्टम एंड थर्ड काइनिन पाथवे, तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।